तो coagulation flocculation is the process of adding certain chemical to water to form insoluble gelatinous flocculent precipitate for absorbing suspended and colloidal matter to help in removing the fine particulates matter. जो भी फाइन पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो रिमूव नहीं होता, वाटर में रह जाता है, जो स्मॉल टीनी पार्टिकल होता है, कॉलोइडल पार्टिकल होता है, वो सब रिमूव करने के लिए हम ई प्रोसेस को यूज करेंगे। ये प्रोसेस में क्या है, थोड़ा सा केमिकल हम ऐड कर देंगे, वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट थोड़ा जिलेटिनियस टाइप होगा। ठीक है, जो भी फाइन पार्टिकुलेट मैटर है वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वो प्रेसिपिटेट में अटक जाएगा, चिपक जाएगा और वाटर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मान लो एक वाटर है, वाटर सैंपल, इस टैंक में वाटर है और इसमें बहुत सारे टीनी पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में रिमूव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वाटर में थोड़ा केमिकल ऐड कर देंगे। केमिकल ऐड करने के बाद एक थोड़ा जिलेटिनियस, थोड़ा जो ब्लू टाइप का होता है ना, जैसे ब्लू होता है, ब्लू टाइप का एक थोड़ा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। वाटर, वो केमिकल वाटर में ऐड करते ही ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा के चिपक, ये जो टीनी फाइन पार्टिकल है, ये फाइन पार्टिकल इसके ऊपर ये बहुत ही ब्लू जैसे चिपक जाता है, तो ये फाइन पार्टिकल इस जो प्रेसिपिटेट है इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, ये फाइन पार्टिकल इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा और इसमें ये सेटल हो जाएगा, बॉटम ऑफ द सेटल हो जाएगा। उसके बाद हम इसके रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन। ये जो द केमिकल एडेड टू द वाटर इज कॉल्ड कोआगुलेंट। जो केमिकल हम यूज करेंगे वाटर में ऐड करेंगे उसे कहते हैं कोआगुलेंट। और जो प्रोसेस हमने यहाँ पे ये जो टोटल जो एंटायर प्रोसेस है इसको कहते हैं कोआगुलेशन फॉर्कुलेशन। ये जो केमिकल कोआगुलेंट ऐड करने के बाद से ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट जो फाइन पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट में चिपक जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट में चिपक जाएगा और ये पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रेसिपिटेट का जो नाम है, ये टेक्निकल नाम है फ्लॉक, FLOC, फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक फॉर्म होगा। जैसे हम केमिकल ऐड कर देंगे फ्लॉक फॉर्म होगा। ये फ्लॉक थोड़ा ये जो ब्लू टाइप का होगा, ब्लू जैसे चिपक जाता है, तो ये जो छोटा जो पार्टिकल है वो इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका पूरा एंटायर जो फ्लॉक है वो सेटल हो जाएगा और वाटर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंटायर प्रोसेस है इसको कहते हैं कोआगुलेशन फॉर्कुलेशन। जो फ्लॉक फॉर्म में होता है उसे कोआगुलेशन, वाटर को ऐड करने के लिए जो फ्लॉक फॉर्म है उसके कोआगुलेशन, और जो रिमूवल है पूरा एंटायर प्रोसेस है कोआगुलेशन फॉर्कुलेशन। और केमिकल को कहते हैं कोआगुलेंट। क्लियर सबका? जो बेसिक प्रिंसिपल है कोआगुलेशन फॉर्कुलेशन का, कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप देखते हैं फंक्शन ऑफ कोआगुलेशन। कोआगुलेशन हम क्यों यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमूव द टर्बिडिटी। जो टर्बिडिटी हमने वाटर क्वालिटी में, टर्बिडिटी का रीजन क्या है? टर्बिडिटी का कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर? वाटर में टर्बिडिटी क्यों आता है? कोई थोड़ा अपने आपको अनम्यूट करके बोलो। ये ऑलोक्राज, ये फॉर्कुलेशन है, ये जो फ्लॉक फॉर्म होता है ना, जो वाटर में ऐड करने के बाद जो प्रेसिपिटेट होता है उसको फ्लॉक होता है। ये फ्लॉक फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, और फ्लॉक के ऊपर से जो वाटर, ये जो टीनी पार्टिकल उसको अटैच होके रिमूव हो जाता है। ये अटैच होने का जो ये फ्लॉक फॉर्मेशन, और इसको जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, फाइन पार्टिकल जो इसमें अटैच हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं फॉर्कुलेशन। ठीक है, एक है कोआगुलेशन, एक है फॉर्कुलेशन, और जो रिमूवल प्रोसेस है उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। तीन मेजर इनके में कोआगुलेशन, जो केमिकल ऐड कर देंगे वाटर में, कोआगुलेशन, उसके बाद
फ्लॉक फॉर्मेशन होगा, फ्लॉक फॉर्मेशन एंड फ्लॉक के साथ वो जो छोटा जो वेरी फाइन पार्टिकल है वो अटैच हो जाएगा। ये जो प्रोसेस इसको पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, फ्लॉक फॉर्मेशन होता है। और ये जो पूरा ये जो फाइन पार्टिकल है उसको वो फ्लॉक के साथ अटैच होकर रिमूव हो जाता है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो कोआगुलेशन, फॉकुलेशन, सेडिमेंटेशन, 3 मेजर प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोआगुलेशन, फॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन? होलोक्रास। तो एग्जाम में आ सकता है कभी कभी, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोआगुलेशन, फॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो थोड़ा इसी टाइप का कोआगुलेशन है, कोआगुलेंट ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको कोआगुलेशन। फ्लॉक फॉर्मेशन, जो सेडिमेंट वहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होगा, केमिकल ऐड करने के बाद वाटर में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसको कहते हैं फ्लॉक, टेक्निकल नाम फ्लॉक। तो फ्लॉक फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं फॉकुलेशन। और जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर फ्लॉक के साथ अटैच होके वाटर से रिमूव हो जाता है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो 3 मेजर प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। और इसके रिमूवल प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्बिडिटी रिमूव करेगा, ठीक है। टर्बिडिटी आता है, टर्बिडिटी क्यों आता है कोई पता है नहीं? व्हाट इज द रीजन ऑफ टर्बिडिटी इन वाटर? मैंने पढ़ाया है सर। ये मड वगैरह जो होते हैं ना, जैसे हाँ, जो फाइन पार्टिकल, सील पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, मार्ट वगैरह ये सब वाटर में इनका डायामीटर कम होता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे वो रिमूव हो जाता है, यहाँ पे जो यहाँ पे फ्लॉक के साथ इससे रिमूव होता है, इसके लिए टर्बिडिटी रिमूवल प्रोसेस में काम आता है। सर वो नॉर्मल आई से देख सकते हैं 5 ppm से अधिक हो तो? हाँ, कभी कभी नॉर्मल आई से तो देख सकते हैं, ठीक है। जो कॉलॉइडल होता है ना, कॉलॉइडल जो पार्टिकल वो नॉर्मल आई से नहीं देखते, ठीक है। सर वैसे भी सर ट्यूबिलिटी 110 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना पीने लायक नहीं होगा। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड लिमिट है हमारा, ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड लिमिट है जो हमारा ड्रिंकिंग फिर वाटर तो का लोग लिमिट पहले 10 TU। लोग तो पहले ही डर जाएंगे ना उसको देखते कि हाँ ये खराब पानी। हाँ, वो पहली बात है, तुमने अच्छी बात की, ये इसे कहते हैं प्लाटेबल वाटर, एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो वाटर में जो हम आंखों में, खाली आंखों में नहीं देखना चाहिए, वाटर में ऐसा ऐसा कुछ भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए जो आई से, ओपन आई से तुम देख पाओगे क्लियरली, आई विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनविजिबल पार्टिकल के लिए इतना लोग देखते नहीं है, पर देखने के बाद ही वो पता चलता है ये सही नहीं है, खराब है, ठीक है। लेकिन हमारा जो हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा जो हेल्थ क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड लिमिट है, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, ठीक है। तो पहले बात तो विजिबल तो होना ही नहीं चाहिए। विजिबल, अगर किसी वाटर में कोई पार्टिकल विजिबल हो रहा है तो मतलब वो वाटर यूज नहीं कर पाएगा, कोई लोग यूज ही नहीं करेगा। तो ऐसा है, तो तुम पानी पी रहे हो, पानी के अंदर जो तुम क्लियरली देख पा रहे हो वहाँ पे बहुत सारी पार्टिकल है, बहुत सारी क्ले पार्टिकल, सील पार्टिकल है, तो तुम पियोगे नहीं? पियोगे ना। तो विजिबल तो नहीं होना चाहिए, और जो नॉन विजिबल है वो भी स्टैंडर्ड लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ट्यूबिडिटी सर इसमें मतलब कौन सा मेथड यूज करेंगे मतलब क्लीन करने के लिए सर? जो डिटर्मिनेशन के लिए, जी सर। डिटर्मिनेशन के लिए हम एनटीयू, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट यूज करते हैं। जो टर्बिडिटी मीटर है ना, दो मेथड है, टर्बिडिटी रॉड, टर्बिडिटी मीटर। तो टर्बिडिटी रॉड जनरली अप्रोक्सीमेट वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए हम टर्बिडिटी मीटर यूज करते हैं, डिजिटल। हमारा लैब में है टर्बिडिटी मीटर, जिसे एनटीयू कहते हैं, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट कहते हैं, एनटीयू। तो स्टैंडर्ड लिमिट में क्या भी सर निफेलोमीटर? हाँ, नेफेलोमीटर, निफेलोमीटर नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी सर, उसे यूनिट। कॉमर्शियल मेथड भी कहते हैं ना सर? हाँ, वो जनरली हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। हाँ। इसीलिए स्टैंडर्ड लिमिट में देख पाओगे वहां पे एनटीयू लिखा है, टर्बिडिटी का यूनिट एनटीयू, मतलब नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, फुल फॉर्म ये है। तो ये जो कोआगुलेशन का मेन फंक्शन है, पहले टर्बिडिटी को रिमूव करना, उसके बाद कलर, जो वाटर में जो कलर है उसको रिमूव करता है, थोड़ा ऑर्डर, अगर कोई इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगा, उसका जो स्मेल है वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट वगैरह, अगर वाटर तो ठीक है, तो वाटर में टेस्ट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ड्यू टू बैड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद दे रिमूव ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है वो भी यहाँ पे थोड़ा ये फ्लॉक के साथ अटैच होकर रिमूव हो जाता है।
हार्मफुल बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया फिल्म सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया यहाँ पे केमिकल के पास फ्लॉक के साथ रिमूव हो जाता है। ठीक है, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ये अदर ऑर्गेनिज्म, ये सब रिमूव हो जाता है। तो ये है हमारा मेन फंक्शन ऑफ कोआगुलेशन। तो यहाँ पे मैंने बोला व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन, व्हाट इज कोआगुलेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोआगुलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये सारा डेफिनेशन क्लियरली किया जाए। ठीक है, उसके बाद हम जो कोआगुलेंट हम यूज करेंगे, जो केमिकल हम यूज करेंगे, ठीक है, उसे कोआगुलेंट कहते हैं। तो कोआगुलेंट हम कौन सी कोआगुलेंट यूज करेंगे, थोड़ा यहाँ पे जो है पहले है हम एलाम, ये जनरली ज्यादा यूज होता है, एलाम, एलाम कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्म है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट, और एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज होता है, हर जगह पे एलाम यूज होता है। और भी दो केमिकल है, फेरिक क्लोराइड भी हम यूज कर सकते हैं और फेरिक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो हम केमिकल यूज करेंगे उसको डिपेंड करेंगे इसका जो एक्टिव रेंज है वो कौन सी रेंज में काम करता है। ठीक है, पीएच का हर पीएच रेंज में ये काम नहीं करता। जनरली एलाम काम करता है 5.5 टू 7.5 पीएच में, और इसका नॉर्मल डोज है जनरली हम वाटर में यूज करते हैं 5 टू 20 मिलीग्राम पर लीटर। ये डोज हम जनरली कॉमनली यूज होता है, और स्पेशल केस में अलग है, लेकिन कॉमनली ये डोज यूज होता है 5 टू 20 मिलीग्राम पर लीटर एलाम यूज होता है, और इसका इफेक्टिव रेंज है 5.5 टू 7.5 पीएच। और फेरिक क्लोराइड जो है वो 5.5 टू 11 इस रेंज में काम करता है, इसका डोज है जनरली ये 8.5 टू 51। और फेरिक सल्फेट जो है वो भी 5.5 टू 11 में काम करता है पीएच रेंज, और 8.5 टू 51 इसका रेंज है। तब मेरा ये क्वेश्चन है एलाम हम क्यों यूज करते हैं। मैंने बोला है एलाम जनरली यूज होता है, बाकी दो हम जनरली क्यों नहीं यूज करते, इसका कोई बेसिक रीजन देख पा रहे हो यहाँ पे, कोई बता सकता है? सर ये खाली एसिडिक को ही फाइंड कर पाएगा सर। हाँ सर खाली एसिडिक कंपोनेंट को ही स्पेसिफाई कर पाएगा शायद। नहीं, एसिडिक कंपाउंड ऐसा बात नहीं है जो सर दूसरे वाटर में हाँ बोलो सर सर क्वेश्चन इसकी क्या था पीएच सर? वैल्यू राइट, दूसरे कंपाउंड मेन पॉइंट है इसका पीएच वैल्यू। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू कितना है 6.5 टू 8.5, मतलब एलाम का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 टू 7.5 इज विद इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रेंज। दैट इज व्हाई एलाम यूज करते हैं हम, जनरली ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, पीएच रेंज। ठीक है, तो ये जनरली ध्यान रखना, और एलाम का डोज ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है व्हाट इज द नॉर्मल डोज ऑफ एलाम। राहुल सर कुमार 10 से 30 होता है ना सर इसका तो सर? हाँ सर एलम का सर पढ़ा था मैंने 10 से 30 होता है डोज सर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये जनरली वो वेरी करता है, इसका कोई ये नहीं है। जनरली 5 टू 20 हम यूज करते हैं, कोई तो स्पेशल केस में ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एलार्म टेस्ट भी हम करेंगे, इसका डोज निकलने का जो टेस्ट है वो भी हम और करेंगे। सर पीएच रेंज भी सर इसमें अलग दिया हुआ, उसमें सर 6.5 टू 8.5 पर जो होता है एलम बेस्ड कोगुलेट होता है सर। नहीं वो 4.6.5 टू 8.5 वो तो होता है ड्रिंकिंग वाटर का पीएच, लेकिन एलार्म का जो जी सर, राइट। एक्टिव रेंज है 5.5 टू 7.5। ठीक है सर बट एलम का जो डोज है ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है सर 10 टू 30 mg पर एल होगा ना सर? नॉर्मल डोज जी सर। है वो तो वो एक्चुअली वो जनरल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हम कोई भी ट्रीटमेंट प्लान में हम डोज निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो जाट टेस्ट होता है, जाट टेस्ट के जरिए हम कितना डोज यूज करेंगे वो हम निकालेंगे, लेकिन जनरली ये यूज होता है। ठीक है, 5 टू 20 भी कह सकते हो, 10 टू 30 भी कर सकते हो, जो वाटर का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन कोड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये नॉर्मली हम अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके ये बोलते हैं, जो नॉर्मली इस रेंज के अंदर रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो इस 5 टू 20 के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 20 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वाटर का
क्या क्वालिटी है, वाटर का वाटर सोर्स का क्या क्वालिटी है। उसमें ज्यादा पोल्यूटेंट हो तो ज्यादा हमें अलार्म देना, ज्यादा अगर पोल्यूटेंट कम होगा तो अलार्म डोज भी कम हो जाएगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा वाटर का क्वालिटी और टेस्टिंग जो हमारे लैब टेस्ट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अब है डोजिंग। तो ये जो हम डोज की बात कर रहे हैं ना, इट इज अ प्रोसेस व्हिच टेल्स अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट इज टू बी एडेड इन वाटर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर एलार्म को हम वाटर में ऐड करेंगे उसे कहते हैं डोजिंग। ठीक है, कोआगुलेंट। तो द डोजिंग ऑफ द कोआगुलेंट टू बी एडेड विद वाटर टू बी डिपेंड ऑन, जो हम डोज करेंगे, डोज कितना डोज ऐड करेंगे वो क्या क्या ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो हम जो बोल रहे हैं ना 5 to 20 होगा, 10 to 30 होगा, वो तो नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है। पहले बात तो टेम्परेचर पीएच कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टर्बिडिटी कलर ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कोआगुलेंट, अलग अलग कोआगुलेंट का अलग अलग डोज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मिक्सिंग टाइम। ठीक है, एक केमिकल ऐड करने के बाद थोड़ा वाटर को और केमिकल को थोड़ा मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो मिक्सिंग टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा ये डोज। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट दैट रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन, मेनली डिपेंड अपॉन द, ये सब 4 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मेनली डिपेंड करेगा वाटर का टर्बिडिटी, कलर, टाइप ऑफ कोआगुलेंट, ये इसके ऊपर मेनली डिपेंड करेगा। और एक पर्टिकुलर कोआगुलेंट डिपेंड करेगा, एक पर्टिकुलर कोआगुलेंट का डोज डिपेंड करेगा टर्बिडिटी के ऊपर मेनली डिपेंड करेगा। ठीक है, टर्बिडिटी और पीएच के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। पहले ये डोज निकालने के लिए जो है ऑप्टिमम कोआगुलेंट डोज, ऑप्टिमम डोज ऑफ कोआगुलेंट इज डिटरमिन्ड बाय द प्रैक्टिकल टेस्ट इन लेबोरेटरी। ये जो हम डोज है वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिटरमिन लेबोरेटरी के डिटरमिन करेंगे, उसे कहते हैं ऑप्टिमम डोज ऑफ कोआगुलेंट। ठीक है, ये इसको डिटरमिन करने के लिए हम जार टेस्ट apparatus यूज करेंगे, जार टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं जार टेस्ट कैसा देखने में आता है। इसी टाइप का जार टेस्ट होता है। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे जार रहता है, इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जार है, यहाँ पे 4, 5, 6 जार यहाँ पे बैठा रहता है, और ये एक है, ये रॉड है, शेप्ड कहते हैं इसको। ठीक है, ये एक मोटर के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ यहाँ पे कनेक्शन रहता है। तो ये जब मोटर ऑन कर देंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत स्टारा रहता है, स्टारा। यहाँ पे इसे कहते हैं पेडल, कहते हैं पेडल। ये जब भी मोटर ऑन कर देंगे ना, ये घूमता रहेगा, बहुत स्पीड से घूमेगा। ठीक है, इसका मेन काम है मिक्स करने के। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये एक डिवाइस है, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल है। ये इसमें मोटर है, एक शेफ्ट है, और यहाँ पे पेडल है, और ये स्टेरर है। ठीक है, ये सारा, और इसके नीचे बहुत सारे जार है, 4, 5, 6 1 लीटर कैपेसिटी का जार है। तो हर जार में क्या करेंगे, हम वाटर 1 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर हम हर जार में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट हम दे देंगे, वहाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट दे देंगे, और इसमें मोटर ऑन कर देंगे। मोटर ऑन करने के बाद ये हाई स्पीड से घूमेगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा टाइम हम ये पहले स्पीड से, ज्यादा स्पीड से घूमेगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, इसको स्पीड थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, तो पहले जो ज्यादा स्पीड है उसी कहते हैं मिक्सिंग टाइम। उसके बाद हम थोड़ा धीमे धीमे इसको घुमाएंगे। इसको मेन रीजन है टू फ्लॉक फॉर्म। अगर ज्यादा स्पीड में घुमाएंगे तो फ्लॉक जो हुआ वो थोड़ा बिखर जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा उसके कुछ टाइम बाद हम इसका स्पीड थोड़ा धीमे कर देंगे। क्योंकि धीमे कर देंगे, इसको जो फ्लॉक फॉर्मेशन है, जो हम प्रेसिपिटेशन, जो छोटा जो फ्लॉक फॉर्म होगा, वो फ्लॉक अच्छे से फॉर्म हो, इसके लिए हम थोड़ा धीमे धीमे घुमाएंगे। उसके बाद जो फ्लॉक फॉर्म हो जाएगा, और जो वाटर में जो भी पार्टिकल, टर्बिडिटी, जो भी पोल्यूटेंट है, वेरी फाइन पार्टिकल, सील, क्ले वगैरह, ये सब फ्लॉक के साथ अटैच होकर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करके मोटर को ऑफ कर देंगे, और थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, आधा घंटा से 1 घंटा वेट करेंगे फॉर सेटलमेंट। जो भी वहाँ पे फ्लॉक में जो भी इम्प्योरिटी वहाँ पे अटैच हुआ है, वो थोड़ा सेटल करने के लिए, बॉटम में सेटल करने के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग नंबर, मान लो 1 मिलीग्राम डोज दिया है यहाँ पे। उसके बाद 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ऐसे करके हम डोज का बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ से हम ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे
मतलब जिस अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट के लिए ये जो टर्बिडिटी रिमूवल अच्छा हो, ठीक है, अच्छा टर्बिडिटी रिमूवल हो, ज्यादा भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं है, उससे कम भी नहीं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहते हैं, जाट टेस्ट। ये हम लेबोरेटरी में है, अवेलेबल है, अगर कॉलेज खुलेगा प्रैक्टिकल होगा तो हम पढ़ाएंगे। मैम तो कह रही थी कॉलेज नहीं खुलेगा। वो तो आगे आगे पहले से तो नहीं बता सकते ना, जब गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगा कॉलेज खुलने के लिए तो हम कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। तो आप बताओ, इसी में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टेस्ट के ऊपर? इस टेस्ट के बारे में डिटेल्स में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब तो पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल जब करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है। पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे जो ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, पूरा प्रोसीड्यूर बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप चलते हैं नेक्स्ट। ये जो कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन जो टैंक है, केमिकल ट्रीटमेंट जो है, केमिकल ट्रीटमेंट का बहुत सारी यूनिट है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। एक है फीडिंग डिवाइस जहाँ पे हम केमिकल को वाटर में ऐड करेंगे। उसके बाद मिक्सिंग डिवाइस, पहले वाटर को केमिकल के मिक्स करने के लिए जो स्टार्टर है, जो पैडल है, उसको यूज करेंगे। उसके बाद फॉक्यूलेटर, जहाँ पे थोड़ा धीमे धीमे घुमाएंगे, उसे फॉक्यूलेटर कहते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन, मतलब जो अगर फ्लॉक फॉर्म हो गया और जो भी हमारा फाइन पार्टिकुलेट मैटर है वो फ्लॉक के साथ अटैच हो गया, उसके बाद उसको से रिमूव करेंगे, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। तो फीडिंग डिवाइस, फीडिंग मतलब केमिकल को वाटर में ऐड करना। तो हम ड्राई कंडीशन में भी ऐड कर सकते हैं, वेट कंडीशन में भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। तो वेट कंडीशन ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ड्राई कंडीशन में थोड़ा यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होता। वेट कंडीशन में ज्यादा मिक्सिंग प्रोसेस भी अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो टिपिकल सेडिमेंटेशन टैंक इसी टाइप का देखने में आता है, ठीक है। टिपिकल सेडिमेंटेशन टैंक, या सॉरी कोआगुलेशन टैंक, कोआगुलेशन इसे क्लैरिफोकुलेटर भी कहते हैं, क्लैरिफोकुलेटर। और जो फ्लेम सेडिमेंटेशन टैंक को कहते हैं क्लैरिफायर, और इसका नाम है क्लैरिफोकुलेटर, ठीक है। क्लैरिफोकुलेटर अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होना। क्लैरिफोकुलेटर और कोआगुलेशन फोकुलेशन टैंक, ठीक है। तो इसका अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग पार्ट होता है। पहले जो कंपोनेंट है, ये जो ये पहले यहाँ पे मिक्स करेंगे, ये जो है, इसमें यहाँ पे वाटर एंट्री होगा, और यहाँ पे इस प्रोसेस से केमिकल को हम यहाँ पे फीड करेंगे, केमिकल को वाटर में फीड करेंगे, ठीक है। वाटर फीडिंग इसे कहते हैं फीडिंग। तो ड्राई फीडिंग, वेट फीडिंग जो भी है, हम यहाँ पे जो भी केमिकल हम ऐड करेंगे वो वहाँ पे ऐड कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्टर है, यहाँ पे मोटर है, मोटर को ऑन कर देंगे, और ये इसको पूरा का जो केमिकल यहाँ पे ऐड किया वो पूरा वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। इसीलिए इसका नाम है फ्लश मिक्सचर। ये जो यूनिट है, इस यूनिट का, इस कंपोनेंट का, इस पार्ट का नाम है, ये जो पूरा का प्रोसेस है, इस पार्ट का नाम है मिक्सिंग फ्लश मिक्सचर, ठीक है। और जो जितना टाइम के लिए हम मिक्सिंग करेंगे उसे कहते हैं मिक्सिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मिक्स हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बफर वाल से वाटर को हम वाटर को हम भेज देंगे इसी यूनिट में। इस यूनिट में वाटर को थोड़ा धीमे धीमे घुमाएंगे, या तो हाई स्पीड में मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी पैडल होगा, लेकिन इसका स्पीड थोड़ा कम होगा, क्योंकि अच्छे से फ्लॉक जनरेट होगा। और फ्लॉक के साथ यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हम उसको, जो भी पार्टिकल है, टर्बिडिटी पार्टिकल या जो भी सेल सिल्क, सैंड सिल्क, क्ले, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब फ्लॉक के साथ अटैच होगा। इसीलिए हम थोड़ा धीमे धीमे इसको घुमाएंगे, स्पीड थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। और इसे कहते हैं इसे तो फॉकुलेटर फेडल कहते हैं, और इसका नाम है फॉकुलेटर। इस कंपोनेंट का नाम है फॉकुलेटर, ठीक है। और अगर ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे क्या होगा, जो फ्लॉक फॉर्म होगा वो बिखर जाएगा, ठीक है, अच्छे से फ्लॉक फॉर्म नहीं होगा, और हमारा जो मेन एम है वो डिस नहीं करता। तो इसमें पूरा अच्छे से फ्लॉक फॉर्म हो जाएगा, और जो भी पार्टिकल है वो फ्लॉक के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद वाटर नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। इस कंपोनेंट का नाम है सेडिमेंटेशन यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाटर में यहाँ पे छोटा छोटा पार्टिकल फ्लॉक के साथ ऐड हो गया, बड़ा पार्टिकल बन गया। तो यहाँ पे बड़ा पार्टिकल क्या होता है, जो
सेम टू प्लेन सेडिमेंटेशन का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो रिमूव हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा टाइम देंगे, रेस्ट करेंगे, वाटर में रेस्ट के रखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं यहाँ पे सेटल, यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे फ्लॉक फॉर्मेशन होगा यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्रैपर के जरिए इसको हम स्लज को रिमूव कर देंगे, और ऊपर से क्लियर वाटर को हम दूसरा यूनिट में भेज देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग पार्ट हम कंडक्ट करते हैं। इसका फिगर, इसका ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ड्राइंग आता है। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्लियर? सबका कोई डाउट हो तो बोलो। सर आपने सर ड्राई मेथड और वेट मेथड बताया था सर, इसमें मेथड ऑफ फीडिंग कोगुलेंट। हाँ, तो सर इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है सर एक्चुअली? ड्राई डिफरेंस क्या? ड्राई मेथड मतलब कि केमिकल को हम ड्राई कंडीशन में वाटर के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी मान लो एलान को ड्राई कंडीशन में हम वाटर में ऐड कर देंगे, और वेट कंडीशन में आ गए, पहले एलान को हम किसी वाटर से एलान को सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे वाटर में ऐड करेंगे। ये दोनों है, ड्राई कंडीशन में ऐड करेंगे या वेट कंडीशन में ऐड करेंगे। जो सॉल्यूशन है वाटर के साथ, प्योर वाटर के साथ, उसके क्या पहले केमिकल का सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो ड्राई मेथड है डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में रहेगा, जो एलान पाउडर फॉर्म में सॉलिड कंडीशन में रहेगा, उसी कंडीशन में यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ड्राई मेथड और ये वेट मेथड। सर आसान कौन सा होता है इसमें सर? आसान तो दोनों ही आसान है, लेकिन क्या है ना, जो वेट मेथड है, वेट मेथड बहुत ही इफेक्टिव है, इसीलिए क्योंकि वो पहले से हम वाटर के मिक्स कर देंगे, तो अगर पहले से या वो सोल्यूबल है, सॉल्यूशन बना के यहाँ पे भेजेंगे तो यूनिफॉर्मली मिक्सिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ड्राई पाउडर कंडीशन में यहाँ पे मिक्स करोगे तो पहले वो सोल्यूशन यहाँ पे पहले वाटर के साथ मिक्स होगा, उसके बाद यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा ड्राई कंडीशन में, ठीक है। सर दोनों में कॉस्ट सेम ही पड़ता है या डिफर करता है सर? कॉस्ट का ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ड्राई मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉस्ट बिल लगभग सेम है। ड्राई में थोड़ा कम लगेगा मेरे ख्याल से। ड्राई में कम लगेगा, लेकिन ड्राई में और एक बात है ना, टाइम में यहाँ पे टाइम भी बहुत, मिक्सिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। मिक्सिंग टाइम जब बढ़ेगा तो यहाँ पे टैंक का डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। टैंक का डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा तो कॉस्ट भी तो वहां से भी बढ़ जाएगा ना। एक इलेमेंट दूसरा इलेमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, तो सारा दिख विवेचना करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? सर और किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू। ये फिगर ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आता है, पूछता है ये फिगर, और हर एक यूनिट का नाम भी पूछता है। सर आप तो प्रैक्टिकल करवाओगे ना सर, उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे थोड़ा कम। नहीं, प्रैक्टिकल में ये कराएंगे, ये इसका प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल हम जाट टेस्ट जो है ना वो प्रैक्टिकल कराएंगे, जो हम मोटर के साथ जो जाट टेस्ट हो रहा है उसका प्रैक्टिकल है। ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगे तो इसी टाइप का टैंक हम देख पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका ड्राइंग थोड़ा कर लेना, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल, ये जो है क्या है, ये टेस्ट हम प्रैक्टिकल में करवाएंगे, जाट टेस्ट। उसके बाद ये जो डिजाइन पैरामीटर है, तो हर एक यूनिट के लगता है जनरली जो पैरामीटर, डिटेंशन पीरियड, अलग अलग यूनिट का अलग अलग डिटेंशन पीरियड। जैसे कि हम मिक्सिंग यूनिट का डिटेंशन पीरियड 1 to 2 मिनट, मतलब 1 to 2 मिनट तक हम उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फ्लोकुलेटर में आएगा 20 to 60 मिनट तक हम उसको थोड़ा धीमे धीमे घुमाएंगे। उसके बाद क्लैरिफायर जो सेडिमेंटेशन में चला जाएगा, उसका डिटेंशन पीरियड 2 to 4 आवर होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये स्पीड को जनरली डिटरमाइन करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो है मिक्सिंग यूनिट का वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है, ज्यादा वेलोसिटी में मिक्स करेंगे, और फ्लोकुलेटर में थोड़ा कम वेलोसिटी में मिक्स करेंगे, और क्लैरिफायर में तो बिल्कुल नहीं, वहां पे तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा वाटर। उसके बाद स्पीड ऑफ एडल, मिक्सिंग में ज्यादा आरपीएम में होगा, फ्लोकुलेटर में थोड़ा कम आरपीएम में होगा, ये तो नहीं होगा। डेप्थ ऑफ टैंक, मिक्सिंग यूनिट का 3 to 3.5 मीटर, फ्लोकुलेटर का 3 to 3.5 मीटर, और क्लैरिफायर का 2.5 to 5 मीटर। और सरफेस ओवरफ्लो रेट इसी का क्लैरिफायर सेडिमेंटेशन का सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है, तो हमने प्लेन सेडिमेंटेशन में पढ़ा है, तो उसका जनरली 30 to 50 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, इसी हिसाब से हम रखेंगे। तो ये नॉर्मल जनरली वैल्यू जो जनरली एक्सेप्ट होता है, जो अगर कोई
क्लारीफोकुलेटर डिजाइन करेगा तो ये सारा जनरली वैल्यू एजम्पशन कर सकता है। तो ये है हमारा आरपीएम का फुल फॉर्म है रोटेशन पर मिनट। आरपीएम होता है ना, कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट का आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट। तो ये हो गया हमारा क्लारीफोकुलेटर का यूनिट। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट देखेंगे फिल्ट्रेशन। सर हाँ बोलो। बोलो कुछ बोल रहे हो? सर जो आपने एलएम बताया था सर, हाँ सर वो रॉ वाटर ट्रीटमेंट के लिए मतलब बेस्ट क्यों माना जाता है सर? वाटर ट्रीटमेंट के लिए, रॉ वाटर ट्रीटमेंट के लिए सर। रॉ वाटर ट्रीटमेंट है क्या है? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं समझ नहीं पाया। सर एलएम को सर रॉ वाटर ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट कोगुलेंट माना जाता है सर, क्यों माना जाता है सर ये? वेस्ट पॉपुलेंट सर एलएम सर ALUM है। एलम को क्या है? सर रॉ एलम तो वाटर हम ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट एलम तो हम कोगुलेंट रॉ वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे तो वो पहले हम अलग अलग प्रोसेस से आएगा, पहले स्क्रीनिंग से आएगा, उसके बाद सेडिमेंटेशन से आएगा वाटर, उसके बाद हम यूज करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट में, उसमें एलम यूज करेंगे, एलम यूज करके हम वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, यही ना है। ठीक इसका है, एक वो केमिकल फॉर्मूला भी होता है सर। हाँ वो तो मैंने लिखा ना, Al2SO4 बोलती है, एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं उसका नाम, केमिकल नाम है उसका। नॉर्मल फिजिकली हम एलम कहते हैं। ठीक है, और इसको केमिकल रिएक्शन है, वो तो केमिस्ट्री का पार्ट है, वो हमारा पार्ट नहीं है। उसको वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, हम रिएक्शन में नहीं जाएंगे। हम हमारा काम है मेन प्रोसेस में रिमूवल करना। ठीक है, वो तो केमिस्ट्री लोग करेगा, क्या केमिकल फॉर्मूला आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है सर टाइप ऑफ कोगुलेंट सर जो आप बताए सर, उसमें सिर्फ एलएम ही पढ़ेंगे कि सर और भी टाइप है इसके? है, वो जो अब पढ़ना सारा ही है, सारा एलम, सारा जो कोआगुलेंट है सबके बारे में जानकारी होना चाहिए, लेकिन एलम के बारे में ज्यादा जानकारी होना चाहिए। एलम जनरली ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हाउएवर द रिजल्टेंट जो भी कोआगुलेशन के बाद जो रिजल्टेंट वाटर होता है वो would not be free from impurities and may contain some very fine suspended particle and bacteria। ठीक है, उसमें जो भी आउटलेट, जो कोआगुलेशन टैंक से आउटलेट होता है उसमें भी हमारा वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रह गया और बैक्टीरिया भी रह गया। तो उसको रिमूव करने का हमें तरीका ढूंढना चाहिए। तो उसको रिमूव करने के लिए एक यूनिट है जिसे कहते हैं हम फिल्ट्रेशन यूनिट। इसके जरिए हम यहाँ पे ये जो वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है और थोड़ा बहुत बैक्टीरिया है वो रिमूव कर सकते हैं। To remove the remaining impurities to produce potable and palatable water, the water is filtered through the bed of fine granular material। जो फिल्टर बेड है उसमें फिल्टर बेड के थ्रू हम वाटर को पास करेंगे और फिल्ट्रेशन करेंगे। इसी द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्रेनुलर मटेरियल मतलब सैंड हो गया, लार्ज साइज सैंड, ग्रेवल, ये फिल्टर मीडिया में रहता है। वेरी फाइन, नॉट वेरी फाइन। तो फिल्ट्रेशन का जो भी हम यहाँ पे मटेरियल यूज करेंगे वो ग्रेडेड मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन का जो आप डिजाइन करेंगे, फिल्ट्रेशन का अलग से डिजाइन होता है। फिल्ट्रेशन क्या, फिल्ट्रेशन हम क्या कौन सी पैरामीटर को रिमूव करते हैं? फिल्ट्रेशन कलर ऑर्डर को रिमूव करता है, कार्बिडिटी को रिमूव करता है और थोड़ा बहुत जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको भी रिमूव करता है। तो ये वो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था क्या 95% ऑफ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव हो सकता है। 95% पैथोजेनिक, फिर भी 5% रह जाती है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, पहले एक बार देखा देते फिल्ट्रेशन बेड कैसा होता है, किसी टाइप में देखने होता है। ये जो फिगर है ना, ये फिल्टर बेड है। एक बार ये इसका नाम में मत जाओ, एक बार फिल्टर बेड देख लेता है उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये एक
जो फिल्टर बेड है, ये जो टैंक है, ये टैंक के नीचे ये फिल्टर, ये पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट है, और इसमें ये फिल्टर बेड है। इसमें ग्रेडेड फिल्टर सैंड रहता है और नीचे ग्रेडेड गावल रहता है, ग्रेडेड, ठीक है, ग्रेडेड मतलब स्पेसिफिक साइज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेरी फाइन, हम फाइन पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं और वेरी फाइन पार्टिकल से थ्रू हम वाटर को पास करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेडेड फिल्टर सैंड रहता है, सैंड भी हो सकता है, और भी जो आर्टिफिशियल जो बहुत सारी मटेरियल है, बहुत सारी आर्टिफिशियल मटेरियल आ गया, ग्रेनुलर मटेरियल, वो भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम फिल्टर सैंड यूज करेंगे, और उसके बाद उसके नीचे हम यूज करेंगे एक ग्रेडेड गावल, ठीक है। तो वाटर को क्या है, पहले सैंड के थ्रू पास होगा, उसके बाद गावल के थ्रू पास होगा, उसके बाद आउटलेट में निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस, ये प्रोसेस में यहाँ पे जो वाटर पास होगा, तब यहाँ पे ये जो जितने भी वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रह गया, वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है, और बैक्टीरिया भी यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ये दोनों बेड, फिल्टर बेड में और ग्रावेल बेड में। ये जनरली मैक्सिमम फिल्टर बेड, ये जो सैंड बेड है, सैंड बेड में मैक्सिमम रिमूव होता है, और ग्रावेल थोड़ा सैंड बेड को सपोर्ट करने के लिए ग्रावेल यूज होता है। ये पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये जो वाटर इनलेट अरेंजमेंट है, ये आउटलेट अरेंजमेंट है, ठीक है। ये वॉश वाटर टैप है, ये फिल्टर को क्लीनिंग करने के लिए काम आता है। वॉश वाटर टैप ये फिल्टर को क्लीनिंग करने के काम आता है। ये इनलेट है, और यहाँ पे ये जो नीचे है, नीचे बहुत सारे परफोरेटेड पाइप है। ये ड्रेनेज सिस्टम, ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं इसका। अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आउटलेट होता है, और यहाँ से वाटर को हम दूसरे यूनिट में ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। ठीक है, ये है पूरा हमारा एक फिल्टर बेड का एक पूरा ये है मटेरियल। क्लियर आ गया फिल्टर बेड? किसी का डाउट कोई? ठीक है, तो फिल्ट्रेशन, ये तो मैं फिल्टर बिल कैसे हुआ है, देखने में कैसे आता है वो देखा है। आप देखते हैं फिल्ट्रेशन में जो भी रिमूव होता है वो प्रोसेस क्या है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। तो कौन सी मैकेनिज्म के ऊपर बेस करके जो वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो रिमूव होता है। द फिल्ट्रेशन प्रोसेस रिमूव the filtration process remove bacteria, color, taste, odor, iron, manganese, and make the water spongy. The chemical characteristics of the water are changed and the number of bacteria reduced materially. The phenomena of filtration can be explained on the basis of following four actions. जब भी filtration process चलेगा, तो इसमें से ये जो बहुत सारे प्रोसेस है, इसमें मेन मेजर प्रोसेस है मैकेनिकल, स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बायोलॉजिकल एक्शन जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। ये जो एक्शन है, ये सारा एक्शन की वजह से यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस पॉसिबल होता है। ठीक है, ये जरा तो एक एक करके ये मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग वाटर में स्क्रीनिंग। ठीक है, तो ये सैंड बेड में क्या होता है, सैंड बेड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर। जो सैंड बेड है, पहले तो सैंड बेड रहता है, उसके बाद गावल बेड। सैंड बेड में सैंड में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर रहते हैं। तो उस ड्यू टू व्हिच सस्पेंडेड पार्टिकल व्हिच आर लार्जर इन साइज, जो पार्टिकल उस पोर साइज बहुत ही स्मॉल होता है, और जो इम्प्योरिटी का जो फाइन पार्टिकल मैटर है, फाइन पार्टिकल मैटर जो वाटर में रह गया, उसका डायमीटर अगर ये पोर साइज से ज्यादा है, तो क्या होता है, वो पोर में अटक जाएगा। ठीक है, पोर में अटक जाएगा, which are larger in size and remove and cannot pass through the sand bed। ठीक है, और उसको उसमें बेड में रह जाता है, और वाटर क्लियर वाटर नीचे से पास हो जाता है। ठीक है, तो ये है स्क्रीनिंग टाइप, वन टाइप स्क्रीनिंग। जैसे कि हमने पहले स्क्रीनिंग चैम्बर यूज किया था बड़ा सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे फिल्ट्रेशन में भी स्क्रीनिंग प्रोसेस के प्रोसेस से छोटा जो पार्टिकल है, वो पोर जो सैंड बेड का जो पोर साइज है, उस पोर साइज से बड़ा जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल वहां पे सैंड बेड में रह जाता है, अटक जाता है, और जो क्लियर वाटर नीचे से पास अंडर ड्रेनेज सिस्टम से पास हो जाता है। और जो पार्टिकल इवन जो पोर साइज से स्मॉलर है, वो भी क्या है, वो रिमूव नहीं होता, वो वाटर के साथ चला जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, जो स्मॉलर पार्टिकल है, स्मॉलर सस्पेंडेड पार्टिकल मूव थ्रू द पोर इन द सैंड, कम इन कांटेक्ट विद द सैंड सरफेस एंड adhere causing further reduction in pore size of the sand bed। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जो पहले मान लो एक सैंड बेड है, यहाँ पे एक सैंड बेड है मान लो, तो यहाँ पे ये सैंड है, ठीक है, ये सैंड पार्टिकल है जो फिल्टर मीडिया का, ये फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडिया का सैंड पार्टिकल। तो वाटर क्या है, वाटर इसी पोर के थ्रू वाटर वहां पे यहाँ पे मूव जाएगा, और वाटर के साथ जो भी ये पोर साइज से बड़ा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, इसी पोर में बैठ जाएगा, ठीक है, ये जो पोर साइज है उसमें बैठ जाएगा, ठीक है, और क्लियर वाटर इसी से पास हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये जो पोर साइज है, ये पोर के साथ यहाँ पे जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे बैठ गया, उसके बाद पोर साइज फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। जो पहले फिल्टर बेड का जो पोर साइज था, और उसको कुछ टाइम बाद फिल्टर बेड का पोर साइज और भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उसमें से क्या है, जो और भी छोटा डायमीटर का जो भी पार्टिकल है वाटर के साथ, जो भी पार्टिकल है, वो क्या होता है, इसी पोर के थ्रू यहाँ पे भी रिमूव हो जाता है। ऐसे करके वेरी फाइन जो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर वाटर में रह जाता है, वो इसी स्ट्रेनिंग प्रोसेस से वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ये पूरा फाइन पार्टिकल को अरेस्ट कर लेता है। पूरा फिल्टर को जो बेड है, फिल्टर बेड में क्या होता है, वाटर में जो भी वेरी फाइन पार्टिकल है, वो पूरा का पूरा मैक्सिमम ऑफ यहाँ फाइन पार्टिकल यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, और ठीक है, क्लियर वाटर पास हो जाता है। ठीक है, और इसमें इसी प्रिंसिपल से जो भी कुछ बैक्टीरिया भी यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, बैक्टीरिया है, कोलोइडल मैटर, वो भी यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेनिंग प्रोसेस से यहाँ पे हम जो भी फाइन पार्टिकल यहाँ पे रह जाता है उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर सबको मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का जो ऑपरेशन प्रोसेस है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कंटिन्यू सर, कोई डाउट नहीं। क्लियर, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस है, उससे कहते हैं सेडिमेंटेशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में जो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो सैंड बेड है, मान लो ये सैंड बेड है, ये सैंड पार्टिकल है, और यहाँ पे सैंड पार्टिकल है। ठीक है, तो ये छोटा पोर है, ये एक टेनी सेडिमेंटेशन टैंक की तरह एक्ट करेगा। ये जो सैंड बेड का जो पोर है, वो एक टीनी सेडिमेंटेशन टैंक, छोटा सेडिमेंटेशन टैंक की तरह एक्ट करेगा। तो उसमें से क्या है, और पोर साइड से जो भी स्मॉलर पार्टिकल है, वो यहाँ पे बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा यहाँ पे सैंड बेड में सैंड बेड को हम, जो सैंड बेड का जो पोर है, उसमें हम छोटा टीनी सेडिमेंटेशन टैंक कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो वेरी फाइन सस्पेंडेड जो कोलोइडल मैटर है, वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो ये दूसरी टाइप के प्रिंसिपल है। ये सारा प्रिंसिपल एक साथ में काम आता है। कुछ पार्टिकल मैकेनिकल स्ट्रेनर में रिमूव होता है, कुछ पार्टिकल यहाँ पे जो टीनी सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें से रिमूव होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ क्या होता है, जो सैंड बेड है, सैंड बेड कुछ फाइन पार्टिकुलर मैटर के अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग प्रोसेस है, टीनी सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। इसके थ्रू हम वाटर जो भी फाइन पार्टिकल जो इम्प्यूरिटीज है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल या कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है, वो हम इसी प्रोसेस से फिल्ट्रेशन में इसी प्रोसेस से रिमूव होता है। उसके बाद बायोलॉजिकल एक्शन तो जो भी बैक्टीरिया क्या है, जो भी बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्शन मेटाबॉलिज्म इज द ग्रोथ
एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ द लिविंग सेल। जो भी बैक्टीरिया है वो तो लाइफ सेल है, लिविंग सेल है, वो वहाँ पे जो वहाँ पे सैंड बेड में रिमूव हो जाता है, सैंड बेड के ऊपर वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वाटर में, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहेगा उसको एज ए फूड ले लेगा। तो वहाँ पे वो खाना मिल जाएगा उसको, वहाँ पे अपना बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको फूड एज ए फूड लेकर वहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया वो हो जाएगा और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव कर देगा, डिकम्पोजिशन कर देगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जैसे एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, व्हिच आर फूड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बैक्टीरिया रिमूव हुआ है, जो हमारा फिल्टर में जो बैक्टीरिया रिमूव हुआ है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो इम्प्यूरिटीज है एल्गी, प्लैंक्टन, इसी ये जो इम्प्यूरिटी है इसको एज ए फूड ले रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे वो ऐसे खा लेगा। उसके बाद क्या होता है, वाटर से रिमूव होगा। ठीक है, कैसे water- पार्टिकल्स होती है, मतलब जो हाँ? मतलब भोजन का कार्य करती है क्या सर, कैसे पार्टिकल्स होती है सर? कैसे पार्टिकल मतलब, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है, और एक है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जैसे कि एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, छोटा छोटा जो यहाँ पे वाटर में रहता है, रिवर में रहता है या किसी लेक में रहता है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया इसी एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन को क्या करेगा, एज ए फूड ले लेगा, खा लेगा। तो अगर कोई अगर वाटर से ये सारा एलिमेंट को खा लेगा तो वो वाटर से रिमूव हो जाएगा, है कि नहीं? जी सर। इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर? जी। तो ये बायोलॉजिकल एक्शन की वजह से भी जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है वो जनरली रिमूव होता है। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द जो वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है, फिल्टर का बेड के ऊपर ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कंटिन्यूअसली फूड लेगा, वाटर से कंटिन्यूअसली खा लेगा, तो वहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, जो सैंड का टॉप है, सैंड बेड का टॉप में एक लेयर फॉर्म लेगा, उसके डार्टी स्किन भी कहते हैं, उसका नाम डार्टी स्किन होता है, और स्मार्स डेक भी कहते हैं, स्मार्स डेक भी कहते हैं। ठीक है, तो डार्टी स्किन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जो नहीं रिमूव हुआ है, इतना सेडिमेंटेशन या कोआगुलेशन में नहीं रिमूव हुआ है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जैसे कि एल्गी, प्लैंक्टन, उसको क्या करेगा, एज ए फूड ले लेगा और खा लेगा। जो बैक्टीरिया खा लेता है वो बैक्टीरिया खा लेगा और क्लियर वाटर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल एक्शन के थ्रू यहाँ पे जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, मेनली ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी यहाँ पे रिमूव हो। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट एक्शन। ठीक है, तो जो भी हम वेरी फाइन सस्पेंडेड मैटर है, जो भी क्ले पार्टिकल है, वो क्या है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, और वाटर तो डाइपोलर होता है, वाटर में पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हर क्ले पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है, उसके वजह से क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर इन द सैंड पार्टिकल ऑफ द फिल्टर मीडिया। ठीक है, जो भी फिल्टर मीडिया के जो सैंड पार्टिकल है उसके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी मतलब जो इम्प्यूरिटीज है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक की एक्शन की वजह से वहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और वाटर से रिमूव होता है। तो द सैंड पार्टिकल थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन एक बार अच्छा, थोड़ा सही से समझाइए। ठीक है। मान लो
ये फिल्टर मीडिया, ये मान लो फिल्टर बेड में है, ठीक है। ये जो फिल्टर बेड में जो भी पार्टिकल रहता है ना, इसका चार्ज रहता है, इसके सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं, ठीक है। जनरली नेगेटिव चार्ज रहता है। जो भी पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे पार्टिकल रहेगा उसका जनरली नेगेटिव चार्ज रहेगा। और वाटर का जो है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक जोन क्रिएट कर लेता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जोन क्रिएट कर लेता है, ठीक है। आवाज रुक के आ रही है सर आपकी। आवाज आ ही नहीं रही है। हाँ सही कह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रहा है अभी? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, यस सर, आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे ये जो फिल्टर मीडिया रहता है, फिल्टर मीडिया सरफेस में बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, जनरल नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और जो क्ले पार्टिकल रहता है, क्ले पार्टिकल के सरफेस में जो भी वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसके सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज। और बीच में क्या होता है, वाटर पार्टिकल, वाटर डाइपोलर होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वाटर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर पार्टिकल है, ठीक है, वाटर पार्टिकल नेगेटिव होता है, वाटर डाइपोलर मोमेंट होता है। तो पॉजिटिव ये इसको प्लस के साथ ये माइनस अटैच होता है, और ये जो माइनस के साथ ये प्लस अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके प्लस माइनस ये जो इलेक्ट्रिक ये जो प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिव चार्ज आयन को अट्रैक्ट करता है। इसके वजह से ये जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर रहता है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, वो क्या होता है, फिल्टर मीडिया के साथ पूरा अटैच हो जाता है, पूरा आपस में आ जाता है। फिर वैन वाल जो अट्रैक्शन फोर्स है, वैन वाल जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वैन वाल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये दोनों पार्टिकल, ये जो वाटर में जो वेरी फाइन पार्टिकल रहता है, वो फिल्टर मीडिया के साथ अटैच हो जाता है और वाटर से रिमूव होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन और भी बहुत बड़ा है, ये मैंने तो थोड़ा बेसिकली बताया। ये एक्सप्लेन करने के लिए और भी बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज और भी ग्राफ ड्रा करके बताना होगा, लेकिन ये इतना याद रखना, यहाँ पे चार्ज बैलेंस होता है, ठीक है। ये जो क्ले पार्टिकल का सरफेस में जो नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, वाटर डाइपोलर रहता है, तो वाटर क्ले पार्टिकल और ये जो फिल्टर मीडिया, इन तीनों में चार्ज बैलेंस होता है। चार्ज बैलेंस होके क्या होता है, जो भी वाटर में जो भी इम्प्योरिटी रहता है, जो भी फाइन सस्पेंड मैटर रहता है, वो क्या होता है, फिल्टर मीडिया के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स जो है, वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो अटैच हो जाता है और वाटर से रिमूव हो जाता है। क्लियर? ठीक है सर, चलिए। तो ये हो गया हमारा जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन का कौन सी क्या क्या प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस के बारे में हमने कौन सी मैकेनिज्म से ये जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर रिमूव होता है वाटर से, उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। अब देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ फिल्टर, ठीक है।
टाइप्स ऑफ फिल्टर में बहुत सारी क्लास फिल्टर का जो क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी प्रोसेस है क्लासिफिकेशन के लिए। तो एक है बेस्ड ऑन ग्रेविटी एंड प्रेशर। बेस्ड ऑन ग्रेविटी एंड प्रेशर देयर आर टू टाइप, एक है ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर दो टाइप का होता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। और ग्रेविटी की वजह से स्लो ग्रेविटी फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर सैंडी एक ही नाम है, स्लो सैंड फिल्टर और स्लो ग्रेविटी फिल्टर, और रैपिड सैंड फिल्टर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर भी दो काम नाम है, स्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और रैपिड सैंड फिल्टर। और रैपिड सैंड फिल्टर को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, रैपिड सैंड फिल्टर आल्सो टू टाइप ऑफ बेस्ड ऑन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। ठीक है, ये अलग अलग बेस के ऊपर ग्रेविटी और प्रेशर के ऊपर बेस करके दो टाइप, ग्रेविटी फिल्टर प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर को दो टाइप के बात करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके भी फिल्टर को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। और रैपिड सैंड फिल्टर को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। ठीक है, तो इसका जो कौन सी पैरामीटर के ऊपर बेस करके क्या क्लासिफिकेशन है पूरा याद रखना। सर फिल्ट्रेशन की तो सर दो ही टाइप होती है ना सर, मतलब एक तो क्या ग्रेविटी। सर फिल्ट्रेशन की तो दो ही टाइप होती है ना सर, एक तो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन। हाँ, वो तो बेस ग्रेविटी और प्रेशर के ऊपर बेस करके ग्रेविटी फिल्ट्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सर दो फिर टाइप ग्रेविटी की फिर दो हो जाती है सर, एक सेलो एक रैपिड। हाँ, तो स्लो सैंड फिल्टर रैपिड फिल्टर, और उसमें हम रेट उसको क्लासिफिकेशन ये दोनों ठीक ही है। उसके बाद हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। स्लो सैंड जो है उसका रेट स्लो होता है, इसलिए बेस्ड ऑन अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बेस्ड ऑन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन व्हाट आर द टाइप ऑफ फिल्टर्स, तो स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड फिल्टर दोनों सेम ही है। सर रेट पे सर आता है ये, मतलब हाँ, एग्जाम में आता है बेस्ड ऑन द अलग अलग पैरामीटर को बेस करके अलग अलग क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली मेन मेजर है दो, ग्रेविटी फिल्टर प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर दो टाइप का, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और स्लो ग्रेविटी फिल्टर। ठीक है, हाँ सर तो दो ही आता है, मतलब एसएसएफ और आरएसएफ दो ही होता है। हाँ, यहाँ पे बेसिकली सबको कंबाइन करके देखोगे तो दो ही निकल आएगा, लेकिन यहाँ अलग अलग पैरामीटर के ऊपर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद हम देंगे फिल्टर मीडिया। जो हम फिल्टर मीडिया की बात कर रहे हैं, फिल्टर मीडिया का कैसे डिफाइन होता है, फिल्टर मीडिया हम क्या यूज करते हैं वो। तो जनरली हम फिल्टर मीडिया सैंड को हम एज ए फिल्टर मीडिया हम यूज करते हैं। सैंड को द लेयर ऑफ सैंड मे बी सपोर्टेड बाय ग्रेवल। पहले लेयर में जो भी फिल्टर मीडिया पहले लेयर में रहता है सैंड, दूसरी लेयर में ग्रेवल रहता है which permit the filter water to move freely to the outlet। मेनली मैक्सिमम फिल्ट्रेशन सैंड में होता है, और जो ग्रेवल है वो सैंड को सपोर्ट करेगा और इजीली जो फिल्टर वाटर है इजीली आउटलेट में रिमूव होने के थोड़ा हेल्प करेगा। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेविटी। पहले इसको जो हम सैंड सिलेक्ट करेंगे, उसका कोई भी सैंड हम नहीं सिलेक्ट करते हैं, सैंड का थोड़ा रिक्वायरमेंट है, ये सारा रिक्वायरमेंट फिलअप होना चाहिए। विदाउट दैट हम इसको it should be free from dirt and impurities। कोई अगर impurity नहीं होना चाहिए, उसको डार्ट नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म इन साइज इन नेचर, हार्ड एंड रेजिस्टेंट ऐसा नहीं है वो टूट जाए, थोड़ा हार्ड हो जाना चाहिए। जो भी सैंड पार्टिकल है, जो भी ग्रेवल सैंड पार्टिकल है वो हमारा थोड़ा हार्ड और रेजिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो टूट जाएगा, फिल्टर का जो वाटर प्रेशर में टूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। अगर सैंड के अंदर कोई केमिकली एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, थोड़ा रिएक्शन हो जाएगा। तो जो भी हम सैंड सिलेक्ट करेंगे वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सैंड को हम एक्सप्रेस करेंगे एक इफेक्टिव साइज। ठीक है, द साइज ऑफ सैंड इज मेजर्ड एक्सप्रेस्ड बाय इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज को जनरली D10 कहते हैं। D10 may be defined as the size of the sieve in which 10% of the sample of sand will pass। तो D10 एक डायमीटर जिसके थ्रू टोटल
टोटल सैंड का 10%, मान लो टोटल सैंड है, इसका 10% जिस डायमीटर से पास हो जाता है उसे कहता है D10। ठीक है, इसे इफेक्टिव साइज भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव साइज भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सैंड को रिक्वायरमेंट करेंगे तो D10 के ऊपर बेस करके हम सैंड को सिलेक्ट करेंगे। D10, ठीक है, जब भी हम सैंड फिल्टर मीडिया डिजाइन करेंगे उसमें D10 क्या होना चाहिए वो हम डिटरमाइन करेंगे, या कोई वैल्यू को एडॉप्ट करेंगे तो D10 होगा। ठीक है, तो D10 का डेफिनेशन है द 10% ऑफ द जो सैंड सैंपल है, सैंपल ऑफ सैंड, 10% ऑफ द सैंपल शुड बी पासिंग थ्रू दैट डायमीटर। ठीक है, the size of the sieve in which 10% of sample particle will pass, that diameter is called effective size or D10। तो ये जो है द सिलेक्शन ऑफ D10, ये जो D10 है, द सिलेक्शन ऑफ D10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल ले लेंगे तो उसमें क्लॉगिंग ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंट क्लॉगिंग हो जाएगा, उसको फिल्ट्रेशन नहीं होगा। और ज्यादा लार्ज डायमीटर D10 का वैल्यू ज्यादा लेंगे तो क्या होता है, कोई रिमूवल नहीं होगा, कोई फाइन पार्टिकल रिमूव नहीं होगा। इसलिए ये जो सिलेक्शन हम D10 का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है सर, फिल्टर मीडिया के सर नीचे ग्रेवल का प्रयोग करते हैं सर, क्यों करते हैं सर? फिल्टर मीडिया के नीचे सर ग्रेवल का प्रयोग करते हैं। ग्रेवल देते हैं, ग्रेवल फिल्टर मीडिया को सपोर्ट, सैंड को सपोर्ट करता है और वाटर को फ्रीली रिमूव करते हैं। सैंड के नीचे अगर अंडर ड्रेनेज सिस्टम है ना, तो सैंड वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा डैमेज कर देता है, इसलिए सैंड के नीचे पहले ग्रेवल देते हैं, उसके नीचे अंडर ड्रेनेज सिस्टम देते हैं, जो मैंने फिगर में दिखाया था। बेसिकली सर बेस मटेरियल। हाँ, बेस मटेरियल भी कहते हैं। तो D10 का वैल्यू जनरली हम कितना लेते हैं? ठीक है, D10 का वैल्यू जनरली हम लेते हैं, द वैल्यू ऑफ D10 जनरली स्लो सैंड फिल्टर में 0.2 to 0.4 मिलीमीटर लेते हैं D10 का वैल्यू, और रैपिड सैंड फिल्टर में हम जनरली 0.35 to 0.55 मिलीमीटर लेते हैं। ठीक है, और एक है द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द in size or degree of variation in size of the particle is measured expressed by uniformity coefficient, और एक पैरामीटर uniformity coefficient that is equal to D60 by D10। ठीक है, तो D60 क्या है? D60 equal to the diameter through which 60% of the particle pass। ठीक है, जो sieve एनालिसिस है, sieve का जिस डायमीटर से 60% ऑफ द पार्टिकल पास हो जाता है उसी डायमीटर को कहते हैं D60। तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट शुड बी D60 by D10। तो value of uniformity coefficient for slow sand filter should be within this value, और rapid cavity filter के लिए should be within this value। ठीक है, तो ये हो गया सैंड क्या है, सैंड का हम साइज कैसे लेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो है फिल्टर मीडिया। अब देखिए बेस मटेरियल और ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल भी शुड बी सेम क्राइटेरिया, ग्रेवल फ्री फॉर्म डार्ट होते हैं, फ्री फॉर्म इम्प्योरिटी होगा, परफेक्टली राउंड होगा, और ड्यूरेबल होगा, हार्ड होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये सब तो होना ही चाहिए। उसके बाद पहले ग्रेवल को हम प्लेस करेंगे, द ग्रेवल्स ऑफ डिफरेंट साइज प्लेस्ड इन 3 to 4 लेयर। ग्रेवल को हम 3 to 4 लेयर में डिवाइड करेंगे, और इस लेयर का थिकनेस होगा 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, और ग्राफ का जो बड़ा साइज है वो एकदम नीचे देंगे। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा छोटा साइज, उसके ऊपर थोड़ा छोटा साइज, उसके ऊपर सैंड। ठीक है, तो छोटा से बड़ा, पहले सैंड, उसके बाद छोटा साइज का ग्रेवल, उसके बाद थोड़ा मीडियम साइज का ग्रेवल, उसके बाद बड़ा साइज का ग्रेवल, ऐसे करके हम प्लेस करेंगे। उसके बाद अंडर ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। अगर ऊपर से हम देखें तो, और नीचे से देखो तो पहले अंडर ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद कोर्स साइज ग्रेवल, उसके बाद मीडियम साइज ग्रेवल, उसके बाद स्मॉल साइज ग्रेवल, उसके ऊपर है सैंड। ठीक है, ऐसे करके हम प्लेस करेंगे ग्रेवल। सर जो थिकनेस सर आपने बताई है सर, वो इतनी रहती है? ये हर एक लेयर का थिकनेस 15 to 20 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, और टोटल जो है वो 60 to 75 सेंटीमीटर के आसपास होता है टोटल ग्रेवल लेयर का थिकनेस। सर 45 to 60 हाँ, सेंटीमीटर। 3 लेयर के देंगे तो 45 होगा, 20 के देंगे तो 60 करेंगे। ठीक है, 60 से थोड़ा ज्यादा भी, 20 से तो 22 भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड कर 3 लेयर देते हैं सर, 3 लेयर देते हैं। 3 to 4 लेयर में देंगे, 4 लेयर में देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 3 to 4 लेयर वो डिपेंड करेगा, हमारा जो साइट कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और हमारा जो वाटर क्वालिटी है, ठीक है, उसके ऊपर।